आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जयपुर में की रैली, लाखों लोग पहुंचे, देखिए। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, प्रकाष्ठा कहते हैं। प्रकाष्ठा का मतलब होता है कि अति, जिसको ये कहें कि इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर के उनके पेट से बच्चे निकाल के तलवार की नोक पे टांग दिए गए। तलवार की नोक पे जो अंदर चला गया घर में उसको जला दिया गया, जो बाहर मिल गया उसको काट दिया गया टुकड़ों में। ना महिला देखी, ना बच्चा देखा, ना पुरुष देखा, ना बुजुर्ग देखा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका निर्णय आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारे आरोपियों को आजीवन सजा कर दी और माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। बरी कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, 50 से ज्यादा लोगों का हत्यारा कोई नहीं है क्या बिहार में? क्या हमारी मां को दर्द नहीं होता हमें पैदा करते हुए? क्या दूसरे लोग 9 महीने पेट में रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं? क्या हमारी मां नहीं है, उसका दर्द नहीं है? हमारे जीवन का कोई मोल है या नहीं है इस देश में? तो एक और घटना घटी, वो उत्तराखंड में घटी जहां से मैक सिंह जी आए। तब सामंत शाही बहुत हावी थी। एक कमजोर दलित समाज का दूल्हा पालकी से बारात को निकाल रहा था। ये गांव के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पढ़ लेना जिस घटना को कह रहा हूं, क्योंकि सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। उसका नाम है कफलटा कांड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। कफलटा कांड के नाम से। किस नाम से? कफलटा कांड। कफलटा कांड के रूप में हम लोग उसमें उसको जानते हैं घटना को। उसमें क्या हुआ कि जब वो बारात निकालने लगे तो वो वहां के सामंतवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने पूरी बारात पे हमला कर दिया। कुछ लोग एक घर में जाके घुस गए, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेरा, भूसा डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, मिट्टी का तेल डाला और उस घर को आग लगा दी। कहते हैं दर्जनों लोग उसी घर में जिंदा जल गए। के लिए मैं लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं, हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा। आज मैं यहाँ फिर आपके बीच में हूं और ऐसा नहीं कि वहां अन्याय खत्म हो गया है, अन्याय अब भी जारी है। मैं यहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनके सामने एक जानकारी रख रहा हूं। 0168/26 थाना गोटन, जिला नागौर, अभी भी 24/7/26 को, अभी भी कुछ दिन पहले प्रकाश भाई की पीट के हत्या हुई है। प्रकाश सुपुत्र मेहराम बाबूलाल की, प्रकाश पुत्र, अच्छा, बाबूलाल की हत्या हुई। अपराध संख्या है 0168/26 थाना गोटन नागौर। पीट के हत्या हुई, अन्यायपूर्ण हत्या हुई। कब तक हम लोग अपनी लाशों को हाथ में उठा के घूमते रहेंगे? कभी जितेंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी इंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी ओम प्रकाश रैगर के लिए धरना करेंगे, कभी थाना गाजी के लिए धरना करेंगे, कभी सरदार शहर की अपनी उस बहन के लिए धरना करेंगे। इस अन्याय को भी हम रोकेंगे और अन्याय करने वाले और अन्याय को समर्थन करने वाली हर आवाज को हम आने वाले कल में विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हम चिन्हित करेंगे उन तमाम शक्तियों को जो इन सामंती ताकतों का पोषण कर रही है, जो इनको मदद कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जाति बुरी नहीं होती, लेकिन जो सोच है आदमी को जो जाहिल बनाती है, जो आदमी को अत्याचारी बनाती है, भ्रष्टाचारी बनाती है, कुकृत्य करने के लिए, अन्याय करने के लिए प्रेरित करती है, उस सोच को, जिस सोच से हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, उस मनुवादी सोच से हमें अब भी लड़ना पड़ेगा और आगे भी हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो बात कर लें, क्योंकि अब हम तैयार हैं।
अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, आपके सारे बैरिकेडों को तुकार के फेंक देंगे, जैसे दिल्ली में फेंक दिया था, जैसे दिल्ली में आपके बैरिकेडों को उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसे ही आपके यहाँ के बैरिकेडों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस की बहनों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के भाई बहन किसान परिवार, कमेरे मजदूर परिवार के लोग हैं। किसी नेता का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, किसी अधिकारी का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है। गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए इन नौकरियों का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी जो मांग है, चाहे वो मुझे बताया गया अभी अनिल जी द्वारा कि अपील के निर्देश दिए गए, निर्देश कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे मामले में देखता हूं कि सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती है, एजी, डबल एजी, तमाम जो है आपके पास बड़े बड़े, यहाँ जयपुर की राजधानी में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं, उनको अगर आप लगाते तो फिर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को आज खींच लेता और जवाब मांगता कि बताओ मेरे भाइयों के हत्यारे को क्यों सजा नहीं दिला पाए, क्यों मेरे लोगों को अन्याय अत्याचार खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं गया, हमारी संख्या वहां क्यों नहीं पहुंचे। वो आसमान में उड़ रहे हैं अपनी दूरियां नापने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जमीन पर डटे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, आप अपना संघर्ष कर रहे हो। वो अपने हुनर में माहिर हैं, आप अपने हुनर में माहिर हो। आपको बहादुर योद्धा की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ मुखर होना ही पड़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी कठोर सजाएं नहीं होंगी, तब तक सामंतियों के पैर नहीं उखड़ेंगे, तब तक दबाओगे तो जो आज आपकी वोट लेके गुड़ खा के बैठे हैं, ऐसे नेताओं से भी आपका भला होने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद, अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को तेरे पे भी मुझे शक हो रहा है ब्लैक टी शर्ट वालों की तरह। मैं फिर कह रहा हूं, बैठ जाओ चैन से, अब देख, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, वरना फिर देख ले वो ब्लैक टी शर्ट वाले जो इस तरह कर रहे थे ना, माहौल खराब, फिर देख, ठीक है। ये भीम आर्मी के सिपाही हैं, फिर बता रहा हूं। अब कोई बात है तो बाद में बता देना, लेकिन अगर डिस्टर्ब बीच में करोगे फिर देख लेना, बता रहा हूं। तो प्यारे साथ उधर में देखो, मेरी बात पे गौर करो। हो सकता है कि वो उसको किस पीड़ा में हो, वो भी अपनी बात कहना चाहता हो, लेकिन वो समझदारी नहीं दिखा रहा है। उसको इंतजार करना चाहिए, जब बात खत्म हो जाए फिर अपनी बात को बता देना चाहिए। लेकिन इस तरह बीच बीच में बार बार उठ के इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे मन में अविश्वास पैदा होगा कि ये आदमी भी कोई गलत आदमी हो सकता है, और ये उसके लिए खराब होगा। हमारा इतना सोचना है उसके लिए खराब साबित हो सकता। तो प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण लड़ाई है और मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। इस देश में तमाम पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था। तमाम पार्टियों के होते बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, आरपीआई बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो जानते थे कि ये ताकत लेके, मेरे लोगों की से भी ताकत लेके वोट की और अपने लोगों का काम करेंगे। मेरे लोगों को ना जिंदा होते न्याय देंगे, ना मरने के बाद न्याय देंगे। और आज भी यही हो रहा है, ना जिंदा होते चैन के साथ है, ना मरने के बाद न्याय मिल रहा है। मेरे लोगों, हालात देखो क्या हो गए हैं। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जहां हम लोग तब खड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिलाया था कि हम ताकतवर बन के पॉलिसी बना के अन्याय को रोक देंगे। लेकिन हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर हम 5 साल अन्याय सहने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मेरे लोगों बिल्कुल बटना मत, एकजुट रहना, ताकत बनाना, वरना 5 साल जो अन्याय होगा, भले ही यहाँ विधानसभा हमारा एक प्रतिनिधि होता, लेकिन आपको आपके मुद्दों के लिए लड़ने वाला नेता खड़ा दिखाई देता। मेरे लोगों,
आप लोग बार बार गलती करते हो, कभी किसी की बातों में बहकाई में आते हो। कोई यहाँ खड़ा होकर पूछता है मुझसे कि वो तो यहाँ के नहीं है, कोई कहता है कि उनका यहाँ क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका भाई हूं, मैं इनके अपने घर का व्यक्ति हूं। जब जब इनकी तरफ आंख उठेगी, जब जब इनके आंसू टपकेंगे, मैं बिना बुलाए इनके बीच में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और आप चिंता मत करना, आज का आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे छात्र आज हित में 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, हम आज फैसला लेंगे शाम के समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जगह जगह पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे न्याय के लिए हम इस एक क्रांति की मसाल को पूरे देश के लिए मसाल बना के इस राजस्थान से भेजने का काम करेंगे। राजस्थान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर आपको कहता हूं, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे आंदोलन करना पड़े, चाहे कोई और तमाम आंदोलन करने पड़े, चाहे कैंडल मार्च पूरे प्रदेश देश में निकले, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको यहाँ एक और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी एक आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है। वहां 4 मेडिकल कॉलेज थे जो एससीपी के पैसे से बने थे, जिनमें 70% सीटें SC ST के बच्चों के लिए थी। कोर्ट ने ऑर्डर देके बिना बात को समझे कोर्ट को गुमराह कर दिया गया। उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ फैसला दे दिया गया। मैं यहां से लौटने के बाद उनके लिए भी आंदोलन के लिए, यात्रा के लिए कमर कस रहा हूं। कभी मैं उत्तराखंड जाता हूं केतन को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं रायबरेली जाता हूं अपने पासी भाई को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं यहाँ आता हूं, कभी मैं जंतर मंतर पर जाता हूं। इसलिए नहीं जाता कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, इसलिए जाता हूं कि आपको, आपके जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू सूख सके, आपकी न्याय की उम्मीद मजबूत हो सके। शांत हो जाओ दीदी, एक आप इस तरफ आ जाओ, 1 मिनट उनसे। दीदी हेलो हेलो हेलो, इधर आप इधर आए ना, मीडिया सब इधर खड़ी है, ये भी सब इधर आप खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था हो जाएगी। आप आओ ना, आप जगह मिलेगी ना, आप आओगी तभी तो ना। आप तो सबसे आखिरी में आके सबसे बीच में खड़ी होगी, आप इधर आओ ना। ये भी लोग कई घंटे से खड़े, यहाँ बहनें हैं हमारे बीच में। ये छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, आ जाइए, हमारी बहन ही आ जाओ। आप भी तो समझो ना, दूसरे लोगों के मन में आएगी, हम भी वहां जाकर बनाए, फिर कैसे चलेगा। नहीं, उनसे मत कहो, वो पीढ़ी, उनसे मत कहो, वो नौकरी नहीं करते ना आपकी तरह, वो आपकी तरह नौकरी। चुप हो जाओ, आप बहस मत करो ना। 1 मिनट चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अब आप उनसे बहस करोगे तो फिर आपकी खिल्ली उड़ेगी, अच्छा लगेगा। आप ये बताओ ना, महिलाएं नहीं बैठी क्या वहाँ? आप भी तो बेटी हो, देखो वो नहीं बैठेंगे। आप चुप रहो बस, अब ऐसा मत करो। पहले आना चाहिए मीडिया को, अगर अपनी जगह कवर करनी है। हाँ, अब आप मुझसे बहस मत करो, फिर ऐसा चुप रहो, दे दो। नहीं, ये चुप रहो। इनकी जगह कोई भाई होता तो फिर उससे बात कर लेती, बहन उनको मत कहो। अपने महापुरुषों के विचारों को भी याद रखा करो, याद रखा करो अपने महापुरुषों के विचारों को। कभी बहनों के सम्मान में कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। हाँ, ये ठीक नहीं, इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। एक और प्रकरण है, मेरी खातेदारी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में, मेरी तिल की कच्ची पक्की व पक्की हुई फसल को अवैध रूप से नष्ट करने के संबंध में, यह भी तहसील मेड़ता जिला नागौर का है। मेरी बात सुनो, मैं जल्दी समय देके मेड़ता आऊंगा, डांगाबाद भी आऊंगा। ये वहीं, अब बहुत सारी चीजें वहीं होंगी। अगर सरकार अन्याय नहीं रोक सकती तो हमें अपने लोगों पे होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मोर्चा लेना पड़ेगा, हमें कमर कसनी पड़ेगी। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी मेड़ता में आप लोगों से मुलाकात होगी और धरना होगा वहीं होगा मेड़ता में धरना। आप मेरी बात को याद रखना, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, लड़ाई अन्याय के विरोध में। मेरे साथियों, मैं इनके प्यार को, इनकी तकलीफ को समझता हूं।
लेकिन ये अभी लड़ाई आज क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। आज तख्त बदलने जैसी स्थिति नहीं, आज हमें अन्याय का मुंह मोड़ना है, अन्याय का। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं डांगावाज पीड़ितों के साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने स्थानों पर बैठ जाओ, अभी एक बार बात करेंगे, फिर अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, 10 मिनट का आराम कर लो, 5 मिनट का, उसके बाद आदेश होगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। आप बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पर। लो भाई पकड़ो इसको, तब तक संभालो। अच्छा, ये वो है जो वो डेड बॉडी बहुत दिनों बाद मिली, तोड़ना, बर्बाद करना, उनकी हत्या करना शुरू कर दे, और जब वो जाति के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए, तो समझ लो भी मनुवादी तंत्र आ गए हैं। समझे? लड़ो मत, बैठ जाओ तुम लोग अपनी जगह में, छोड़ो, तुम लोग उधर मत देखो। वो कुछ लोग आए इसलिए हैं कि यहाँ का माहौल खराब कर सके, वो इसलिए, आप इधर देखो, उधर छोड़ दो, वो आए इसलिए, उधर मत देखो, आप लोग इधर जाओ बस। वो भेजे इसलिए गए हैं कि आपका ध्यान भटकाया जा सके। मैं तो जानता हूं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि बैठ जाओ। मैं आपको पहले कह रहा था, इसलिए कह रहा था, मैं तो जानता हूं चीजों को, मुझे बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए। आप सब इधर देखो, मैं सामाजिक तत्वों के बारे में जानता हूं, उनका यही काम है कि वो इस तरह से जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे एक नहीं 1000 लोग भी आएंगे तो वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। आप समझे? मैं ये बात कब समझा, जब वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आए और लोग मना कर रहे हैं कि शहीद स्मारक पे जूते लेके मत जाओ, और वो लोगों से बहस कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि ये हमारे लोग नहीं हो सकते। हम तो वो लोग हैं जो इस देश में अपने देशभक्त शहीदों के लिए अपना सर जो है उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम देशभक्त कौम है, हमसे कोई नहीं कह सकता। हमने अन्याय अत्याचार सहे, इसका उत्तर ये है, लेकिन हमने हथियार नहीं उठाया। रैगर के लिए आना पड़ता है, कभी थाना गाजी के लिए आके यहाँ पैदल मार्च करना पड़ता, विधानसभा तक डंडे खाने पड़ते हैं पेट में और टांगों में, फिर गिरफ्तार करके किसी थाने में ले जाकर, थाने में ले जाकर छोड़ शाम के टाइम। ये तो मुझे बहुत दिन हो गए देख के। मैंने तो देश की सबसे बड़ी तेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी। आज का दिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ, इनको भी याद होगा, जो पीछे बैठे हैं उनको भी याद होगा। आज ही के दिन दिल्ली में का बाद गुरु घर के हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन, मैं 98 लोगों के साथ जेल में गया था। मेरे आज भी याद है दिल्ली का ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें 5 लाख लोग दिल्ली इकट्ठा हुए थे, रामलीला ग्राउंड से लेकर तुगलकाबाद तक मार्च हुआ था। मेरे आज भी याद है, ये वही दिन है, ये वही दिन है। उस दिन भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दिलाना उस सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को बजट की, सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है, जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, आईपीएस आईएएस हो, या आईएएस हो, या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे, जाति धर्म समाज क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही शपथ लेते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं। मेरे साथी कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो रहे थे। ये इसलिए पावर में है कि हमको पावर में आप वोट देके भेजा। ये लोकतंत्र है,
हमारी उंगली में वो ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे, जिसे चाहे जमीन पर पटक दे। अगर हम फैसला ले लें तो ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी बस्तियों में भी पैर रख दे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। तो आज आप अगर यहाँ न्याय के लिए भाग आए हो और बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा गया, मैं किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आखिर कौन जिम्मेदार है इन 5-6 हत्याओं के लिए? जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जिसको सीबीआई के रूप में हम लोग जानते हैं, वो एजेंसी जांच करने के बाद 12 साल में कोर्ट में ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि गरीबों की हत्या किसने की, तो कौन सी एजेंसी न्याय दिला देगी हमें? किसके भरोसे हम लोग बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब भी था, हम भी था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की भी तो सरकार रही इससे पहले 5 साल। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपने समय में इसमें डिसीजन क्यों नहीं करा? उन्होंने अपनी सरकार का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करवा के सीबीआई के साथ, यह जो प्राइवेट इन्वेस्टर रखवा के जो है, प्राइवेट वकील महंगे से महंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेके आते, अगर आपको न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू के आप अपनी सरकार के एक मामले के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करके यहाँ खड़ा करते हो। अगर आपकी मंशा थी न्याय दिलाने की, तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट वकीलों को बुला के आप सीबीआई के साथ खड़े होके उनसे बहस करवाते, आरोपियों को सजा दिलवाते। आपकी मंशा नहीं थी, आप तो इंतजार कर रहे थे ठंडा होने का कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते लोग। अगर भीड़ आर्मी के लोग नहीं होते तो लोग अन्याय को चुप होकर बैठ जाते, घर में चुप भी थाम लेते, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो है मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के लोगों को और उन तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने मोर्चा लिया, आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ। और आज की लड़ाई नहीं है, आज टांगावास तक नहीं है, दोबारा कोई टांगावास ना हो, इसका भी संकल्प हमें इस शहीद स्मारक स्थल पे आज लेना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। प्यारे साथियों, ये मेरे पास पहुंचे, मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो? इन्होंने कहा न्याय चाहिए। तो मैंने कहा 12 साल में क्या मिला? इन्होंने कहा अन्याय मिला। तो मैंने कहा जो अन्याय मिला है, उस अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक न्याय कैसे मिलेगा? मैंने प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी वहां थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, चर्चा करो, तय करो। इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे, हम एक प्रदर्शन जयपुर स्तर का करेंगे, विधानसभा गिराव का 21 तारीख को। आप आ जाओगे यार? मैंने कहा समय मेरे पास कम है। तो बोले आप 21 को समय दे दो, क्योंकि 21 के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद हम गांव-गांव जाके पंचायत करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक लंबी यात्रा जो है वही टांगावास से लेके और जयपुर तक इसके पीस प्रोटेस्ट के बाद निकालेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, एक प्रोटेस्ट जो आप रख रहे हो उसमें मैं आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप पीड़ितों के साथ बैठ के तय कर लेना कि आगे कैसे बढ़ना। आज मैं इनसे पूछ रहा था क्या करना है, इन्होंने कहा हमने अपनी मांग पत्र रख दी। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक भाषा को, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये मानते हैं अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती, हम ये मानते हैं सरकार ने दिलचस्पी ली होती, तो आज हमें इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं, नारा लगाने नहीं आए हैं। हम वो हैं जिनमें से 80% के घर भी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो शाम में नहीं चलते हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर भी अब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो हम यहाँ पीड़ित होकर पहुंचे हैं, सरकार से सवाल पूछने पहुंचे हैं कि हमारी लड़ाई को आपने क्यों मजबूती से नहीं लड़ा। मैं आगे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि मेघवान समाज का मामला है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। ये हर कमजोर की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे दिल्ली में छात्रों के लिए आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या फिर दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु घर का आंदोलन हो, या कोई भी ऐसा मामला हो,
हर मामले में हमने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आंदोलन करने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। आपको याद होगा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया। और याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं, आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था और क्या भारत बन गया है, जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, दागावाज दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात, ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी